साधु 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 साधु। अद्भुत राजकुमार सुशीम, आपका प्रत्येक उत्तर आपके गहन अध्ययन का परिचय देता है और विशेषकर अर्थशास्त्र। प्रश्न आपसे पूछा नहीं पर उत्तर आपकी जीवा पर होता है और जिस आत्मविश्वास से आप उत्तर दे रहे हैं वो अद्भुत है, सराहनीय है। राजकुमार अशोक का अध्ययन भले ही इतना गहन ना हो पर उनकी समझ शास्त्रों का ऐसा अर्थ प्रकाशित करती है जो हम सबको सोचने पर विवश कर देता है। हमें अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में वर्ण का क्या महत्व है? यदि हमारे मस्तिष्क को पता ही ना हो कि उसका कार्य क्या है, यदि हमारे नेत्रों को पता ही ना हो कि उन्हें करना क्या है, यदि हमारी भुजाओं को ज्ञात ही ना हो कि वो हैं तो किस उद्देश्य के लिए, तो सोचिए हमारे शरीर का क्या हो, अस्वस्थ, विनाश हो जाएगा, नहीं? अब इसी प्रकार हमारे समाज का विनाश होने से बचाने के लिए, अनिश्चितता दूर करने के लिए, सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सबको पहले से ज्ञात हो कि जीवन में करना क्या है। इसलिए हमारे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण जानते हैं कि उनका कार्य है अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना। ब्राह्मण पूरे समाज को सिखाते हैं कि धर्म क्या है। क्षत्रियों का धर्म शस्त्र बल के आधार पर जीवन का निर्वाह करना होता है। प्राणियों की रक्षा करना, हमारे धर्म की रक्षा करना होता है। वैश्य व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वैश्य का बड़ा योगदान होता है। फिर आते हैं शूद्र हमारे ब्राह्मणों, शूद्रियों और वैश्यों की सेवा करते हैं। गायन वादन करना, पशुओं का पालन करना, कहीं भी किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं। सब जानते हैं कि उनसे अपेक्षा क्या है और सभी आरंभ से अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने धर्म का निर्वाह करने हेतु अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रजा वर्णों के धर्म का पालन करे, ये राज्य का उत्तरदायित्व है। राजकुमार अशोक, क्या सोचने लगे? प्रतीत हो रहा है कि आप राजकुमार सुशीम के उत्तर से सहमत नहीं हैं। यही कि ब्राह्मण के परिवार में जन्मी संतान यदि व्यापार करना चाहे तो क्या उसे स्वतंत्रता है? यदि कोई क्षत्रिय अपना सब कुछ त्याग कर अपना जीवन अध्ययन को समर्पित करना चाहे तो क्या तब भी वो क्षत्रिय कहलाएगा या ब्राह्मण? क्या व्यक्ति को अपनी रुचि, अपने स्वभाव अनुसार अपना कर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं है? मुझे नहीं लगता आपने प्रश्न ठीक से सुना राजकुमार अशोक। वर्ण व्यवस्था के महत्व के बारे में पूछा गया, उसके दोष निकालने के लिए नहीं। मैं दोष वर्ण व्यवस्था में नहीं, उसका अर्थ प्रकाशित करने वालों में ढूंढ रहा हूं। वर्ण व्यवस्था आवश्यक है, पर उसका आधार यदि केवल जन्म से संबद्ध हो तो क्या ऐसी वर्ण व्यवस्था अन्याय या शोषण का निमित्त नहीं बन जाएगी? यदि तुमने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया होता तो ऐसी बात कदापि नहीं कहते जो राजा के धर्म के विपरीत है, उनके विरुद्ध है। आचार्य चाणक्य ने स्वयं लिखा है कि राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि हर वर्ण अपने धर्म के अनुसार चल रहा है या नहीं। मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूं। मेरा तो प्रश्न केवल ये है कि क्या वर्ण जन अपने माता पिता के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए? तो फिर हम सूत पुत्र कर्ण को क्या कहेंगे? उन्हें तो सारथी होना चाहिए क्योंकि उनके पिता सारथी थे, पर कर्ण ने अपना कर्म स्वयं चुना, योद्धा बने। क्या उनका ऐसा करना दंडनीय था? ऋषि विश्वामित्र वो ऋषि बनने से पूर्व एक राजा थे, क्षत्रिय थे। क्या हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपने वर्ण धन का पालन नहीं किया? शूद्र यदि पशुपालन का कार्य करते हैं
तो मैंने भी तो आपके और सम्राट के अश्वपालक का कार्य किया है, तो क्या मैं शूद्र हो गया? यदि शूद्र का धर्म सबकी सेवा करना है, तो फिर राजा क्या है? सबकी सेवा करना तो राजा का भी धर्म है। वो शूद्र हुए या क्षत्रिय। मेरा यह मत है कि वर्ण व्यवस्था आवश्यक है, पर तुलनात्मक रूप से कदापि नहीं, जहां एक वर्ण को दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ या नीचा समझा जाए। जिस प्रकार शरीर के अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार समाज भी प्रत्येक वर्ण के योगदान पर आश्रित है। कोई किसी से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं। और दूसरी बात यह कि वर्ण व्यवस्था की तरलता यदि नहीं रखेंगे, तो हम मानवता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मनुष्यों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा, अपने स्वभाव, अपने उद्देश्य अनुसार अपने वर्ण का चुनाव कर सके। और जो राजा, जो शासक, जो विद्वान इस तरलता को स्वीकार नहीं करता है, वो प्रकृति के नियमों का विरोध करता है। ऐसी संवेदनहीनता, ऐसी अमानवता से परिपूर्ण राज्य, मेरे अनुसार एक महान राज्य की परिभाषा उसकी सीमा से सदैव बाहर रहेगा। साधु 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 साधु। इसके साथ ही प्रथम चरण समाप्त होता है। अब दूसरे चरण का प्रारंभ होगा, जिसमें ज्ञान के साथ बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण होगा। बातें तो बड़ी बड़ी बना लेते हो मेरे अनुज, पर क्या है ये युद्ध? युद्ध जीतने के लिए बातें नहीं, रणनीति बनानी पड़ती है। राजकुमार सुशीम और राजकुमार अशोक के बीच रणनीति चरम आरंभ हो चुका है। रणनीति वो तो सुशीम का प्रिय विषय है, बालकाल्य से। ये चरण में तो सुशीम ही विजय होगा। अवश्य, किंतु इस चरण में मेरी ये देखने की इच्छा है कि रानी धर्मा, जो हिंसा युद्ध के विरुद्ध है, उनका पुत्र युद्ध की स्थिति का सामना कैसे करता है। यह रणभूमि का लघु रूप है। श्वेत वर्ण भगत की सेना और श्याम वर्ण शत्रु। जैसा कि शत्रु की अश्वव्यूह रचना से यह प्रतीत होता है कि शत्रु हम पर आक्रमण करने वाला है। अश्वव्यूह का सामना करने के लिए सबसे प्रभावशाली नीति क्या है? अश्रुव्यूह का सामना करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है उसके आक्रमण को सोख लेना। अश्रुव्यूह का सामना करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है उसके आक्रमण को सोख लेना। अश्वव्यूह का सामना करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है इसकी ये प्रथम तरंग, जिसका आघात सबसे अधिक घातक होता है। बहुत सी सेनाएं इनका सामना नहीं कर पाती क्योंकि यह इतना भीषण है। यही अश्वव्यूह की शक्ति का रहस्य है और इसी रहस्य में इसकी दुर्बलता भी निहित होती है। आक्रमण के प्रथम तरंग के पश्चात इनके पास कोई शक्ति शेष नहीं रहती। तो यदि हम प्रथम तरंग का आघात सहन कर पाए तो शेष सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है और फिर इस सेना को पराजित करने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी।
इस प्रकार तो हमारे बहुत से सैनिकों के प्राण चले जाएंगे। कोई दूसरा उपाय नहीं है? नहीं, यदि हमें अश्रुव्यूह का सामना करना है तो हमारे कुछ सैनिक अवश्य अपनी जान गंवा देंगे। पर इसमें कोई दुविधा नहीं कि उनके लिए गौरव की बात है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग रहे हैं। उचित कह रहे हैं राजकुमार सुशील। अश्रुव्यूह का सामना करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो हमें ढूंढना चाहिए। यदि सैनिकों का धर्म है मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवाना, तो राजा का भी धर्म है कि वो अधिक से अधिक सैनिकों के प्राणों की रक्षा हेतु रणनीति तैयार करे। मारने से अधिक यदि हम बचाने के बारे में सोचें, तो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए और भी विकल्प प्रस्तुत होने लगेंगे। मात्र कहने से कुछ नहीं होगा अशोक, विस्तार पूर्वक समझाओ। अश्वव्यूह रचना की दो दुर्बलताएं होती। जैसा कि भ्राता सुशीम ने कहा कि प्रथम तरंग के पश्चात व्यू की शक्ति क्षीण हो जाती, पर अश्वव्यूह का दूसरा दोष है विचारधारा, वो विचारधारा जिसके अंतर्गत इसका निर्माण होता। इसका क्या अर्थ हुआ? अश्वव्यूह का निर्माण इस अपेक्षा पर आधारित है कि शत्रु सेना की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा हमें भ्राता सुशीम ने बताया था कि हमें पहले प्रथम तरंग का सामना करना होगा, उसमें सैनिकों के प्राण जाते हैं तो जाएं। अब यदि हमारी प्रतिक्रिया इनके अपेक्षा अनुसार ना हो, हम इन्हें आक्रमण करने दें, हम उनका सामना ना करें, तो वो सीधा हमारी प्राचीर पर आक्रमण करेंगे। यदि इस प्रकार तुम उन्हें आघात करने दोगे तो तुम्हारी प्राचीर भी इसी प्रकार टूट जाएगी। हाँ, अवश्य टूट जाएगी, किंतु इतने शीघ्र नहीं, क्योंकि अश्वव्यूह की रचना हेतु शत्रु सेना यही अपेक्षा रखती है कि पहले हमें सैनिकों का सामना करना पड़ेगा, उसके पश्चात प्राचीर तोड़ी जाएगी। इसलिए उनकी अग्नि अस्त्र सेना पीछे होती, जिसे प्राचीर तक पहुंचने में समय लगता है। उचित कहा, शत्रु सेना का बहुत समय व्यर्थ होगा इसमें। अब यदि हम अपने सैनिकों को यहां रखें, मुझे विश्वास है कि इसने अश्रुव्यूह के विषय में सुना भी नहीं होगा, फिर ये इतना सब कुछ सोच कैसे लेता है? जब अश्वव्यूह की प्रथम तरंग प्राचीर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेगी, तो हम इनकी दूसरी तरंग पर आक्रमण करेंगे, जो प्रथम तरंग से अधिक दुर्बल होती है। अद्भुत! यदि हम ऐसा करें तो अश्वव्यूह भाप बनकर उड़ जाएगा। यह समझना अब कठिन नहीं कि आपने अशोक का नाम क्यों प्रस्तावित किया था। इस बालक की सोच अपनी आयु और समय से कहीं आगे। सूर्य को प्रकाशवान होने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं राजकुमार अशोक के सुझाव के विकल्प से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो विकल्प उन्होंने दिया है उसमें सफलता निश्चित नहीं है, उसमें जोखिम है, और राज्य की प्राचीर को खंडित होने देना कहां तक उचित है? प्राचीर टूटेगी तो फिर बन जाएगी, पर यदि हमने सैनिकों के प्राण गंवा दिए तो फिर हम उन्हें कैसे लौटाएंगे?
और जब सैनिक स्वयं देखेंगे कि उनका राजा उनकी रक्षा करने के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं, तो राज्य के प्रति, उनके राजा के प्रति उनकी सत्य निष्ठा बढ़ जाएगी। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं राजकुमार अशोक, परंतु युद्ध सत्य निष्ठा से नहीं जीते जाते। मुझे लगता है कि राजकुमार सुशीम द्वारा सुझाया हुआ मार्ग भले ही हमारी सेना को क्षति पहुंचाए, परंतु अंततः विजय उसी में सुनिश्चित है। ऐसी विजय का क्या लाभ जिसका उत्सव मनाने के लिए अपनी सेना आधी से भी कम रह जाए? ऐसी विजय का क्या लाभ जिसका परिणाम शोकग्रस्त माताएं और विलाप करती विधवाएं हों? आप कब से हृदय से सोचने लगे आचार्य अखंडानंद? हृदय से सोचने में अनुचित क्या है महामात्य खल्लटक? यही शास्त्रार्थ का आनंद है, सब सम्मिलित होते हैं उसमें। हृदय से सोचने का महत्व या महत्वहीनता पर वाद विवाद कर सकते हैं, परंतु इस समय सम्राट प्रतियोगिता पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए हमें अगले चरण में प्रवेश करना होगा। सत्य तो यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन दोनों द्वारा सुझाए गए समाधान में अधिक उपयुक्त कौन सा है। धर्मा, अशोक को तुमने जिस संस्कारों से पोषित किया है, ऐसा ही कुछ विचारों में प्रत्यक्ष हो रहा है। मुझे स्मरण है तो वन में मैं जब तुम्हारे साथ था तो तुम्हारी विचारधारा मेरे लिए कितनी विलक थी और मैं कैसे तुम्हारे दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ था। उसी प्रकार आज अशोक अपने दृष्टिकोण से, अपनी इस नए विचारधारा से सबको प्रभावित करेगा। जब यहाँ सम्राट को अशोक की प्रशंसा कर देख मेरा खून उबल रहा है, तो वहां सुशीम का क्या हाल होगा? कहीं वो क्रोध में आकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ ना दे। प्रतीत हो रहा है कि अशोक की विजय होने की संभावना अधिक है। हे ईश्वर, अशोक की विजय हो। और यदि सुशीम विजय हो गया तो वो मेरे और मेरे भाई का जीवन दूभर कर देगा। उसे पराजित कर दो अशोक, विजय हो जा मेरे लिए। युद्ध नीति आवश्यक है, पर कई बार राजा को कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो देखने में सरल प्रतीत होती हैं, पर होती हैं बड़ी जटिल। वहां शास्त्रों का ज्ञान या गुरु का प्रशिक्षण काम नहीं आता, काम आता है तो केवल बुद्धि का उपयोग। इसलिए इस चरण में यह हाथ गाड़ी इस संकीर्ण मार्ग पे इस छोर से उस छोर ले जाना है, प्रकृति को कम से कम हानि पहुंचाते हुए। इसमें क्या है, मैं करता हूं पहले। मैंने राजकुमार सुशीम को पहले ही सचेत किया था इस चरण के बारे में, कहीं वो कोई भूल ना करते। राजकुमार सुशीम ने पहल की है, मुझे लगता है इसके लिए इन्हें अतिरिक्त अंक मिलने चाहिए। यदि पहल की है तो फिर विलंब क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं राजकुमार? देख रहा हूं यहाँ कोई जाल तो नहीं बिछाया गया। एक बार सुनिश्चित कर लूं, उसके पश्चात ही हाथ गाड़ी यहां से ले जाऊं। यदि मैं हाथ गाड़ी टेढ़ी करके लाऊंगा तो कोई हानि नहीं पहुंचेगी।